जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि कविता विधा से संबंधित यूनिट है, हमारे पाठ्यक्रम में कवि धूमिल जी के द्वारा रचित रचना अकाल दर्शन जो कि काव्य संकलन संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशन में आता है, उसी में ये संकलित है। आज हम उसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये रचना पढ़ने से पूर्व कवि धूमिल जो कि साठोत्तरी कविता के आवाज बनकर हमारे समक्ष आते हैं, उनके लिए रचना अगर कहें तो जो उनका कवि कर्म है, उनका जो काव्य संसार का फलक है, वो उनका स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ है। जिन सच्चाइयों के साथ उन्होंने इस दुनिया को देखा है, उन्हीं को बड़ी आक्रामकता के तेवर के साथ हम सभी के समक्ष अपनी कविताओं के माध्यम से वही भावाभिव्यक्ति करते हैं। कवि धूमिल पर कविता को लेके या कह सकते हैं कि अलग अलग आपने उनकी मोचीराम कविता नक्सलबाड़ी हो या रोटी और संसदीय रचनाओं को पढ़ेंगे तो ये भी आरोप लगता रहा है कि इनका कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है जब ये जनता को कुछ बहुत ही आप कह सकते हैं कि जनता को इन हिकारत भरे नजरों से देखते हो, क्योंकि ये जब प्रश्न शैली में जो सत्ता के समक्ष प्रश्न करते हैं तो उस समय ये चुनौती भरा प्रश्न जो है जनता के सामने भी खड़ा करते हैं कि ये जनता जो सब कुछ सह रही है, विपरीत परिस्थितियों में रह रही है, फिर ये आवाज क्यों नहीं खोलती। तो इन पे ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्यों ये गूंगी बनी है, क्यों एक तरीके से पशु या बेहियाई इस पे आया हुआ है कि इतना ज्यादा विषम परिस्थितियों में भी इसकी आवाज नहीं निकल रही है। तो धूमिल की कविताओं को भी इस श्रेणी में लोग कहते हैं कि रखा जाना चाहिए कि जो जनता और जनता की चेतना के बिना कोई भी क्रांति का आह्वान नहीं हो सकता। यानी लगातार जनता मूक दर्शक क्यों बनी है, कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर बाहरी दबाव कार्य कर रहा होगा जिसकी वजह से वो मूक दर्शक बनी हुई देख रही है। तो ये क्षोभ प्रकट करते हैं जनता पे भी कि आखिर इसके अंदर वो चेतना क्यों नहीं जागृत हो रही है। जैसे ये कविता है, इस कविता की पहली पंक्ति ही पढ़ेंगे। सत्ता यहाँ पे चालाक आदमी के प्रतीक के तौर पे दिखाया गया है और सत्ता से प्रत्यक्ष ये प्रश्न किया जाता है कि भूख कौन उपजाता है। अब यहाँ पे जैसे ही इन्होंने सामने रखा कि भूख कौन उपजाता है, तो चालाक आदमी मतलब कि जो सत्ता है वो चालाक आदमी है और उसी को प्रश्न का उत्तर देना है, उसके पास है कोई जवाब नहीं। और जब जवाब नहीं है तो उसको सबके सामने घुमा घुमा के जवाब को देना है। तो बहुत ही आप पूरी कविता को पढ़ेंगे बहुत ही तन्मयता से तो आपको पता चलेगा कि ये सत्ता जो है, ये जो कह सकते हैं कि जितनी ये जो जनता है ना, जिसको गुमराह किया जा रहा है, अलग अलग नाम पे गुमराह किया जा रहा है, उसके साथ ही इतना अन्याय करता है, फिर भी वो इतनी बेबस लाचार है या मूक दर्शक बनी है, क्यों हाँ में हाँ मिला रही है। आखिर उसके सामने क्या ऐसे जो है समस्याएं खड़ी हैं, क्योंकि आपने इनसे पहले भी देखा नक्सलबाड़ी में इन्होंने सहमति से शुरू किया कि हर एक चीज में हम सहमति जो है व्यक्त नहीं कर सकते, जो चीजें असहमति व्यक्त करने वाली उसमें हम असहमति व्यक्त करते हैं। तो इस कविता में भी ये जब प्रश्न करते हैं सत्ता से कि भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। जब ये सत्ता से इस तरीके से प्रश्न करते हैं तो चालाक आदमी यानी ये जो सत्ता जिसको कहते हैं कि ये हेजमनी का प्रतीक है, तो ये हेजमनी का प्रतीक वास्तव में ऐसी विभत्स हो रही घटनाओं, इन विषम परिस्थिति के बावजूद आखिर जनता किन कारणों से व्यवस्था के खिलाफ पूरी तरीके से आक्रामक रूप में क्यों नहीं आ पा रही, क्यों संगठित होकर वो सत्ता से यानी उस चालाक आदमी से जवाब नहीं मांगती जो कहता है कि भूख उपजाने वाला कोई और नहीं अकाल। यानी उस समय आप देखेंगे जब 1972 में लिखा गया था, उसके पीछे की अगर परिस्थितियों को देखेंगे तो तत्कालीन समय में आप देखें 1972 में जब प्रकाशन में आता है, कुछ दिन पहले ही जो सत्ता में रह रहे हैं इंदिरा गांधी, उनके द्वारा कांग्रेस के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी लाई गई थी। भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है आप 1972 में देखें, 1962 में देखें, 65 में देखें, एक ऐसी स्थिति थी जिसमें सबसे बढ़िया ये होता था कि जनता को ये झुंझुना पकड़ा दिया जाए कि गरीबी है, अकाल है, महामारी है, इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण सत्ता नहीं है। सत्ता के अलावा अगर देखें तो वो चीजें जो उत्पन्न हुई वो प्रकृतिजन्य है। ये ऐसी स्थिति नहीं है कि ये सत्ता ने जो है सबके समक्ष ऐसी समस्याओं को थोपा है। तो ये कह रहे हैं कि उस समय सबसे बड़ी समस्या को बताया गया कि जनसंख्या है सबसे बड़ी समस्या, युद्ध है सबसे बड़ी समस्या, और इनकी वजहों से आपके यहाँ अकाल, महामारी या आप कह सकते हैं ऐसी आपदाएं आ रही है जो कि जानलेवा आपदा है। उसमें कहीं से कहीं तक व्यवस्था जनित कोई दोष नहीं है, वो प्रकृतिजन्य दोष है। तो सत्ता फिर भी प्रश्न नहीं करती, वो सब कुछ देख रही है और ये चालाक आदमी उसको बस गुमराह किए जा रहा है। वो कहते हैं कि जब पूछे उन्होंने कि भूख कौन उपजाता है, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने
जो उस सत्ता का हाथ पकड़ा, यानी लेखक कह रहे हैं धूमिल जी कि मैंने जब कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता से जब प्रश्न करता है तो वही कह रहे हैं कि हमने उस सत्ता का हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया। तो कहते मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है, इससे वो भी सहमत है जो हमारी हालात पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। इतना बड़ा कटाक्ष है ये। जब उससे यानी जो सत्ता से प्रश्न करता है एक बुद्धिजीवी वर्ग, जैसे मंच साझा होता है, आपके समक्ष कोई भी नेता बैठे हो, आपको प्रश्न करना है कि किस आधार पे आप इलेक्शन में वोट ले रहे हैं, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं समाज में जिन चुनौतियों को आप एक तरीके से सत्ता में आने के बाद उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। आप इन सबका प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चालाक जो सत्ता है, जो जिसको हाथ पकड़ के एक कवि का मतलब एक तरीके से जो चेतनशील व्यक्ति है, जब वो प्रश्न करता है सत्ता से तो बहुत ही चालाकी से वो कहता है कि ये सब जो कारण है वो बच्चे, तो वो कहता है ना कि ये सब के पीछे जनसंख्या कारण है। तो फिर वहां पे लेखक कहता है ये सब इसके पीछे का कारण जनसंख्या है। जनसंख्या कारण कैसे हो सकता है? जनसंख्या तुमने नियंत्रण के लिए बहुत सारी कोशिशें की, अगर घर पे लोग बैठे नहीं हो, बेकार लोग बैठे ना हो, तो फिर जनसंख्या कैसे बढ़ती चली जाएगी? लोग अपने काम में, यानी लोगों के पास रोजगार हो, लोगों को शिक्षा मिले। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को अगर अपने समाज में सशक्त बनाया, शिक्षित बनाया, तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने बच्चे करने हैं, कितने आगे करने हैं, अपने भविष्य को कैसे संवारना है। तो तुमने तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन कर दिया कि जो है इस सबके पीछे सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। वो जनसंख्या जिसको आपने अपने कुशल एक तरीके से कौशल कोई प्रदान नहीं किया, उनको कोई शिक्षा नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं दिया, जिसके सहारे वो आगे बढ़ सके, अपने जीवन में अंधकार से उजाले में प्रवेश कर सके। इस पे तो तुमने बात नहीं की और धीरे से वो सत्ता हाथ छुड़ा के जो है वो आगे बढ़ जाता है। यानी कहा, इसके आगे कहते हैं कि ये कैसे लोगों को शांत कराते हैं। जब बोले कि अकाल पड़ा है, जब इन्होंने बोला जनसंख्या पीछे कारण है, तो एक समय तो तुम लोग घुसखोरी करके कोई भी चीजों को रसद है इन सारी चीजों को छिपा देते हो, फिर बाद में ये कहते हो कि इस चीज की कमी पड़ गई है, और कमी पड़ गई नहीं अकाल पड़ गया, फिर तुम बड़ी सांत्वनापूर्ण के साथ जो है लाके तुम रसद को लोगों में बांट देते हो और लोगों की सहानुभूति लेके फिर से वापस सत्ता में आ जाते हो। यानी ये जो गोल गोल घुमाना है, जो तुमको बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी भोली भाली जनता जो समझ नहीं पाती है, दरअसल इनकी जो चालें हैं वो सामान्य जनता समझ नहीं पाती, और बुद्धिजीवी प्रश्न करता तो हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं। आगे कहते हैं कि मगर उस चालाक आदमी ने, जब उन्होंने कहा कि इससे वे भी सहमत हुए कि हाँ ये सब कारण है, लेकिन कहे कि वो जो चालाक आदमी, उसने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा। यानी जब बुद्धिजीवी वर्ग इस तरीके से सत्ता से प्रश्न किया तो वो सिर्फ एक मजाक बना के रख दिया, बस वो हंसता रहा, देख के हंसता रहा, उसको सब पता है। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। धीरे से उसने हाथ उठाया, यानी जैसे आप देखिए कि आज के ही परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए कि जब भी ऐसी चीजें आती है, आपके इलेक्शन हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ी बड़ी घोषणा पत्र दिखाई जाएगी, आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील होने वाला है, फिर आप सत्ता में आते ही एक झुंझुना पकड़ा देंगे और उसी रसद पूर्ति। आज तो इस समय आप देखें कि अन्न के आधार पे किस तरीके से इलेक्शन में अगर आप देखें तो किस तरीके से लोग जो है आपस में बटे हैं, तो ये उस समय यानी 1972 में भी प्रासंगिक था, कविता आज भी है कि ऐसे जब जनता एक आक्रोश में आती है, जब वो प्रश्न की शैली में जब क्वेश्चन करने आती है, तो आप उसके मुंह में क्या क्या चीजें डाल देते हैं ताकि वो शांत हो जाए। यहाँ पे व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन्होंने उठाया है। वो कहते हैं कि उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चे की ओर इशारा किया और हंसने लगा कि ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है ना, ये भूख है, अकाल है, ये सब तो ऐसी स्थितियां हैं जो इनकी अशिक्षा की वजह से है, और ये अशिक्षित लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है तो अकाल बढ़ रहा है, इसमें हम सत्ता में लोग बैठे क्या कर सकते हैं? ऐसे ही तो प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये इनके पास बहुत बड़ी चालें हैं। उस समय आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, आपको रसद पूर्ति किया जाएगा, आपको ऐसी ऐसी योजनाओं, लोक लुभावन वादे किए जाएंगे जिनसे लगेगा कि अब तो सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, और जल्दी से वो जनता के हित में कैसे स्थानांतरित हो जाता है। व्यवस्था हमेशा इन समस्याओं की मूल समस्या है उसको उजागर करने से रोकती है। आपके सामने ऐसी समस्या जो है, जो सच में समस्या है, उसको ये उजागर करने से रोकती है। इनकी चालें क्या होती है? इनके चालें यानी सत्ता जो हिजमनी है, वो अपने आप को एक कायम रखने के लिए, व्यवस्था में कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती है। तो वास्तव में सत्ता जो है अपने आप को कायम रखने के लिए ऐसे दो काम करना चाहती है। एक तो उसकी सहमति लोग हाँ में हाँ मिलाए कि वो जो कह रहा है, जैसा भी कह रहा है,
आप आंख मूंद के भगवान मान के हाँ में हाँ मिलाते रहो। एक तो सहमति हो गया, जिसको नक्सलवाड़ी में सिरे से खारिज कर दिया धूमिल कि हर एक चीज में हम सत्ता में बुद्धिजीवी वर्ग हाँ में हाँ तो नहीं मिला सकते, हर एक चीज में सहमति नहीं मिला सकते। हाँ, हालांकि भोली भाली जनता को तुम गुमराह करके उनसे मिलवा सकते हो। दूसरी चीज ये कहते हैं कि दूसरा दमन है। जब आप देखते हैं कि जैसे ही प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है सत्ता पे, आपने देखा है दमन की कार्रवाई होती है, चाहे वो एग्जाम पेपर लीक से वो रिलेटेड मुद्दा हो या कोई भी ऐसी हो, जब आप व्यवस्था पे प्रश्न उठाते हैं तो ये तो दमन की कार्रवाई होती है। वैसे वो दमन की कार्रवाई पे बाद में आता है, उससे पहले ही आपको ऐसे कोई झुंझुना पकड़ा देते हैं ताकि आप शांत हो जाएं और उनसे कोई प्रश्न ना करें, कोई विचार विमर्श उनके सामने ना रखें। अब ये कह रहे हैं कि अब जो है ये सत्ता को कायम रखने का जो सबसे सहज रास्ता है कि कुछ चीजें इनको पकड़ा दिया जाए, वो शांत हो जाए। इस सहज व्यवस्था से जो है अगर कोई इससे प्रश्न कर सकता तो एक है बुद्धिजीवी वर्ग, और जिस दिन बुद्धिजीवी वर्ग इस सत्ता से मिल गया ना तो फिर इस व्यवस्था पे ना कोई प्रश्न खड़ा करने वाला है, और जैसी की जैसी बदहाली की स्थिति है वो व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही रहने वाली, कुछ इसमें तब्दीली नहीं आने वाला है। सत्ता को ऐसे ही बुद्धिजीवियों से खतरा होता है। इस कविता का कवि ऐसा ही बुद्धिजीवी है जो व्यवस्था की असलियत को समझ, यानी कवि धूमिल इस व्यवस्था की असलियत को समझते हैं। और सहसा मैंने पाया कि खुद अपने सवालों के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि उस मुहावरे को मैं समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे ना भूख मिट रही है ना मौसम बदल रहा है। यानी समय के साथ आप देखिए ऐतिहासिक जो हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से ही चलती आ रही है कि कुछ चंद लोगों के नाम पे लेके जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए देश के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो चाटुकारिता यानी वो सारी चीज़ें जड़ से मिटाने का काम जिसने किया वो नहीं है, उनके नाम पे भी आप लगातार लोगों का शोषण कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। जैसे इन्होंने उस समय 1972 की बात है, तब इन्होंने कहा था उस परिप्रेक्ष्य में कि वो आज़ादी झूठी थी, देश की जनता भूखी थी। नारी का काव्यात्मक व्याख्या वो इन सुंदर उदाहरणों के माध्यम से कहते हैं कि उस समय राष्ट्रहित के आवरण में शोषण के तंत्र को संचालित कर रहा जो ये व्यवस्था था, यहाँ पे गांधी शब्द का प्रयोग करते थे, नेहरू परिवार के शासन का प्रतीक वंशवाद, राष्ट्रवाद, यही सब चीजें थी। और लोग यानी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, अकाल और भूख से मर रही थी। उस पर कोई विचार विमर्श, कोई चर्चा नहीं, उसका कौन सा आप कह सकते समाधान निकलेगा उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रहा था। लोग बिलबिला रहे, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये व्यवस्था पे यही प्रश्न है कि कहते हैं लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है कि पेड़ों की छाल तक लोग खा रहे हैं। कभी की चिंता यही शुरू होती है कि इन विभत्स परिस्थितियों के बावजूद जनता में आक्रोश क्यों नहीं आता, वो प्रश्न क्यों नहीं करती है कि हमारे अधिकारों को किस तरीके से लोग कुचल रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग कुचल रहे हैं और परिस्थिति जनवश वो समस्याएं बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि सत्ता में जो बैठे हैं उनका भी कुछ दायित्व बोध बनता है, वो क्यों बैठे हैं। कहते हैं कि जलसा जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हो, अकाल की सोहर की तरह गा रहे हैं, झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। उनको अपने नागरिकों से सबसे ज्यादा यही समस्या है कि यार ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो झुलसे हुए चेहरे हैं, जिनके चेहरे गिरे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी अंधभक्ति एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अंधभक्ति उस हद तक बढ़ जाए जब आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप उस व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं जो किसी लायक नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जनता को अभी भी चेतावनी नहीं लग रहा, अपने लिए चेतावनी नहीं लग रहा है, कोई समस्या नहीं लग रहा है। कभी चाहता है कि लोगों के भीतर तो व्यवस्था का विद्रोह उत्पन्न होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति, शोषण इस कदर हो रहा है कि लोग बचने को तैयार नहीं है, यानी मरे जा रहे हैं, भूखे मरे जा रहे हैं, लेकिन कोई सत्ता से, व्यवस्था से प्रश्न नहीं उठा रहा है। कहा उन्होंने, यानी लेखक ने कहा, यहाँ कवि धूमिल ने कहा, मैंने जब भी उनसे कहा देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं, भारतवर्ष नदियों का देश है। कभी यहाँ पूरे राष्ट्र को एक जंगल का प्रतीक मानते हुए कि ये राष्ट्र ही ना, पूरा एक राष्ट्र हमारा जंगल में तब्दील हो गया है। इसे भेड़ियों का साम्राज्य कहता है कि ये मतलब भेड़ चाल चल रहे हैं, सब पीछे पीछे चल रहे हैं, अंधभक्ति में सब चल रहे हैं। जो लोग इस जंगल रूपी राष्ट्र में शोषित पीड़ित है वही इसकी प्रशंसा करें। अगर वो चीज मतलब कि जो खुश हैं, अगर वो प्रशंसा करें तो बात समझ में आता है लोग, लेकिन जो शोषित है, पीड़ित है, वो कैसे मतलब प्रशंसा कर सकता है। सबसे बड़ी चेतावनी तो लेखक यहाँ पे यही चीज दे रहे हैं। कहते हैं कि मगर वे है कि असलियत नहीं समझते, अनाद में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता, कभी गाय से और कभी हाय से।
यहाँ पे गिजा का अर्थ है यहाँ भोजन या खुराक से। कभी के लिए विडंबनापूर्ण स्थिति है कि लोग सत्ता की असलियत समझ नहीं पा रहे, जबकि पूरी सत्ता जनता के शोषण से संचालित हो रही है। कभी राष्ट्रवाद, कभी सांप्रदायिकता, यानी धार्मिक उन्माद के नाम पे जो लड़ाई है, यानी सत्ता के संघर्ष में एक आधार इन लोगों ने धार्मिक जो है भेदभाव के आधार पे, या आप कह सकते हैं टॉलरेंस की नीति को ना अपना के इन सारे मुद्दों को ला के इस तरीके से लोगों को, यानी तथाकथित प्रजातांत्रिक अलगाव की व्यवस्था को लाके लोगों को आपस में ही फूट डालने का काम कर रहे हैं। वो कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र के मेरे पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोज है। कभी जीवन के अंतरंग अनुभव से ये व्याख्या करता है कि आप इसी समाज में, जो कह सकते हैं कि समाज में जो विषमता की खाई, उसको दो रूप में देखो। जिस उम्र में एक, यानी कभी कहता है कि मेरी माँ यानी उनकी माँ, कभी यानी आप कह सकते हैं कि गरीब शोषित वो तबका, वो सभी की माँ की बात करा, और एक तरफ एक ऐसे लोगों की बात करा है जो बुर्जुआ क्लास है, जिसके पास धन है, वैभव है, संपन्न है। उसी उम्र में आप तुलना कर रहे हैं कि उसके, यानी जो गरीब है उनके चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई हैं, और जो उसी उम्र की, बिल्कुल उम्र अलग नहीं है, उसी उम्र की और भी औरतें हैं, वो बिल्कुल इनकी, मतलब लेखक कह रहा है कि एक प्रेमिका, यानी जो 17-18 साल की जो चमक होती है वो उसके चेहरे पे। यानी तुमने क्या किया, लोगों का शोषण किया। वही कुकुरमुत्ता में आप देखते हैं कि कैसे खून चूसा तूने खाद अशिष्ट, यानी कि तुमने खून चूस कर जो अपनी लालिमा, अपनी कांति से अपने आप को चमका रखा है, जो वो किस पे, यानी किसको रौदा है तुमने? उन गरीबों को, वंचितों को, उनको रौदा है। शोषित, यानी समाज को तुमने, समाज का शोषण किया है, तब तुम चमक रहे हो, और उनकी चमक बिल्कुल फीकी पड़ गई है। कहते हैं फिर भी वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है। ये क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। इस कदर पस्त है कि तटस्थ है। जनता में कहते हैं कि चाहे कितनी भी शक्ति भर दो, कितना भी उनके अंदर ये बता दो, लेकिन वो बहुत ही तटस्थ है, कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अंत में जो है कहते कहते धूमिल हार जाते हैं, और आखिरी पंक्तियों में सत्ता की जैमिनी और कांति के संबंधों की सुंदर प्रस्तुति करते हैं। और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी, यानी क्रांति के लिए सर्वहारा की एकता और परस्पर सहानुभूति का भाव अनिवार्य शर्त है। परंतु विडंबना ये कि सत्ता द्वारा शुरू किए गए युद्धों के समय भी एकता उत्पन्न, यानी हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि देश में कितनी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन ये एकजुट तभी होते हैं जब आप इनको ये चीज कहेंगे कि आपके देश में बाहरी कोई खतरा है, कोई राष्ट्रीय आपात है, तब ये होंगे, एक साथ होंगे। लेकिन इनके देश में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, अकाल से मर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है। जो मुद्दे समाज में दिन प्रतिदिन के मुद्दे हैं, जिनसे जिंदगियां बहुत त्रस्त हैं, उन पे तो कभी एक होती ही नहीं है। उनको तो बिल्कुल मन से, आप कह सकते हैं, वो झुंझुना पकड़ाते रहेंगे, बिल्कुल शांत मन से देखते रहेंगे। तो धूमिल का उद्देश्य कहीं से यहाँ पे जनता की ताकत को कम करके आंकना नहीं है, बल्कि वो जनता को ये कहती है कि उसको झकझोरती, यार तुम क्यों नहीं अपने अधिकार के लिए लड़ते, तुम लोग क्यों सुसुप्त अवस्था में हो। बल्कि वे इस बात से व्यथित है कि जनता को अपनी शक्ति का बोध क्यों नहीं है। धूमिल अकाल दर्शन द्वारा सत्ता और जनता की चेतना के द्वंद्व से क्रांति की खोज करते हैं कि क्रांति की संभावना से कुछ तो समाधान उपजे देश की इन समस्याओं का। जनमानस पर सत्ता के प्रभुत्व, यानी हिजैमनी जो है, सत्ता पे जो प्रभुत्व हिजैमनी और स्वयं जनता का अपने विभत्स परिस्थितियों से अलगाव की व्याख्या करते हैं कि हमें ये तो पता होना चाहिए यार कि हम किस विषम परिस्थिति में हैं, हमारे साथ हमारे अधिकारों को कौन छीन रहा है, हमें अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना चाहिए। तो कुल मिला के इनकी ये जो कविता है, अपने आप में कह सकते हैं कि ये एक अद्भुत कविता है, और ये प्रासंगिक 1972 का ही नहीं है, ये आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है कि कैसे जब आप सत्ता से कुछ नहीं आवाज उठाते हैं, बस सहते जाते, अगर आप कुछ ज्यादा बोलते तो आपको सप्रेस कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, या तो फिर आपको किसी भी तरीके से कोई भी, वही चीज है कि कोई भी लोभ लालच दे दिया जाता है, फिर आप कोई क्वेश्चन मार्क करने जाते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। तो उस समय की ये प्रगतिशील, यानी साठोत्तरी कविता में जो क्षोभ स्थिति उत्पन्न हुई थी उस तत्कालीन समाज में, वो स्थितियां तब भी थी, आज भी है। यह प्रासंगिक उस दौर की भी कविता नहीं है, आज की भी दौर की है। इसमें बहुत कुछ व्यापक बदलाव नहीं आया। सत्ता भी वही है, जनता भी वही है। जनता बहुत जगहों पे मूक दर्शक बनी है, जहां वो किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मांगती है। तो आज के लिए ये कविता हमने यहीं पे समाप्त किया, बाकी हम नेक्स्ट कविता के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।